जय हिंद सभी को। सब लोग ठीक है बच्चे? चलिए, हमारा क्या मौर्य वंश चल रहा था। ठीक है, आज मौर्य वंश को कंप्लीट करते हैं, बहुत दिन हो गया। ठीक है, आज अशोक की मृत्यु कराते हैं। ठीक है, चलिए उससे पहले चीजों को 5 मिनट रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बताइए अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी थी? आप बताइए। बहुत बढ़िया, अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या 14। ठीक है, चलिए अशोक का जो 13वां शिलालेख था उस पर किस चीज की चर्चा थी? अशोक के 13वें शिलालेख पे किस चीज की चर्चा थी? वेरी गुड। ठीक है, अशोक ने अपने 13वें शिलालेख पर क्या लिखा था बच्चे? कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चों को किसी दासी को या ध्येय माँ को देकर चिंता मुक्त हो जाती है, उसी तरह मैं अपनी जनता को अपने राजुक नाम के अधिकारी को देकर चिंता मुक्त हो जाता हूँ। ठीक है, ये राजुक नामक अधिकारी जो है, आप लोग यदि अच्छा काम करेंगे तो आपको पुरस्कार देगा, और आप लोग गलत काम करेंगे तो आपको दंड भी देगा। ठीक है, चलिए अशोक के समय जो प्रमुख कारीगर थे उन कौन कौन थे बच्चे? बढ़ई एंड लोहार। बहुत बढ़िया, अशोक के समय कौन कौन थे बच्चे? बढ़ई एंड लोहार जो थे ये प्रमुख कारीगर थे। ठीक है, अशोक के टाइम में जो बिल्डिंगें बनी थी सब लकड़ियों की बनी थी। ठीक है बच्चे, किस चीज की बनी थी? लकड़ियों की बनी थी। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चे मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, ठीक है, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। ठीक है, देखिए बच्चे मौर्यकाल के समय ना अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य आधार थे। कौन कौन से थे बच्चे? कृषि था, ठीक है, दूसरा पशुपालन और तीसरा क्या था? कारखाने। देखिए इस टाइम पे क्या लोहे की खोज हो गई थी, जगह जगह कारखाने लगने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के कितने आधार थे बच्चे? 3। कौन कौन सा? देखिए सबसे पहला क्या था बच्चे? कृषि था। कृषि, पूरी अर्थव्यवस्था किस पर डिपेंड थी? कृषि पे थी। ठीक है, मौर्यकाल में कृषि वगैरह से सबसे ज्यादा टैक्सेशन आता था, टैक्स प्रणाली का बहुत बड़ा स्रोत था कृषि। ठीक है, दूसरा क्या था बच्चे? पशुपालन। पशुपालन तो बहुत पहले से चलता आ रहा है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था क्या है? दूसरा सबसे बड़ा आधार था। तीसरा क्या था बच्चे? कारखाने वगैरह जो लग गए थे, तो यहाँ भी कारखाने वगैरह से बच्चे राजा को पैसा मिलना प्रारंभ हो गया था, राजा को टैक्स वगैरह आना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो बताइए मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य आधार कौन कौन से थे? पहला कृषि, दूसरा पशुपालन, तीसरा कारखाना। ठीक है, क्वेश्चन पूछता बच्चे कि मौर्य काल में सेना कितने टाइप की थी? बताइए मौर्यकालीन सेना कितने टाइप की थी? बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल अभी यूपीएससी का प्री में था, सब पूछा हुआ था। ठीक है, मौर्यकालीन सेना कितने टाइप की थी बच्चे? 2 टाइप की, एक स्थायी सेना थी और एक अस्थायी सेना। ठीक है, मौर्यकालीन सेना कितने टाइप की थी बच्चे? एक अस्थायी, एक अस्थायी सेना। ठीक है, ठीक है, मौर्यकालीन सेना कितने टाइप की थी बच्चे? 2 टाइप की। कौन कौन सा? एक स्थायी एंड एक अस्थायी। ठीक है, इसके बाद से मौर्यकालीन संगठन पूछता है बच्चे। मौर्यकालीन संगठन, देखिए मौर्यकालीन संगठन क्या होता है? मौर्यकाल में बच्चे 3 तरह के संगठन थे। मौर्यकाल में कितने तरह के संगठन थे बच्चे? 3। कौन सा? एक को श्रेणी बोलते थे, दूसरा दूसरा क्या था बच्चे बताइए? बहुत बढ़िया, निगम। तीसरा बच्चे सातवा, सातवा, सातवां। ठीक है, मौर्यकाल में संगठन कितने टाइप के थे बच्चे? 3 टाइप के। कौन कौन से? श्रेणी, निगम एंड सातवां। देखिए श्रेणी जो होता है बच्चे, इस शिल्पकारों का संगठन था। श्रेणी किसका संगठन था बच्चे? शिल्पकारों का। शिल्प क्या होता है बच्चे? बताइए, जो चित्रकारी वगैरह करते हैं उनको हम शिल्पकार बोलते हैं। ठीक है, शिल्पकारों के संगठन को किस क्या कहा जाता था बच्चे? श्रेणी कहा जाता था। शिल्पकारों के संगठन को श्रेणी। निगम किसको बोलते थे बच्चे? व्यापारियों के संगठन को। व्यापारियों के संगठन को क्या बोला गया बच्चे? निगम बोला गया। ठीक है, व्यापारियों के संगठन को निगम बोला जाता था। ठीक है बच्चे, और जो काफिले लोग होते थे, काफिला, काफिलों का जो ग्रुप होता था, काफिला या कारवा, इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? सातवा। ठीक है, समझ में आया? बताइए मौर्यकालीन संगठन कितने टाइप के बच्चे? 3 टाइप के। कौन कौन सा? एक एक करके। श्रेणी, श्रेणी किसका ग्रुप होता था बच्चे? शिल्पकारों का ग्रुप होता था। ठीक है, उसके बाद से आता था निगम। निगम क्या होता था बच्चे? व्यापारी लोगों का जो संगठन होता था, व्यापारी लोग के जो ग्रुप होता था उसको हम निगम बोलते थे। ठीक है, सातवां क्या होता था बच्चे? काफिलों का समूह। काफिल लोग जो होते थे, काफिल, ठीक है, उनके समूह को हम सातवां बोलते थे। ठीक है, तो मौर्यकालीन संगठन बच्चे 3 टाइप के हो गए। ठीक है, मौर्य काल में बच्चे पुलिस व्यवस्था बहुत बेहतरीन थी। ठीक है, मौर्य काल में क्या था बच्चे? पुलिस व्यवस्था जो थी वो बहुत बेहतरीन थी। तो मौर्य काल में पुलिस को हम बोलते क्या थे बच्चे? राक्षीन। क्या बोलते थे बच्चे? राक्षीन। ठीक है, मौर्यकालीन पुलिस को क्या बोलते थे बच्चे? राक्षीन बोलते थे। ठीक है, अब आपको मालूम है बच्चे कि जहां भी पुलिस व्यवस्था अच्छी होगी
वहां की न्यायिक प्रणाली भी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो मौर्य काल में न्यायिक प्रणाली भी बहुत बेहतरीन थी, ठीक है। यहाँ पे न्यायिक प्रणाली कितनी टाइप की थी बच्चे? 2 टाइप की, ठीक है। न्यायिक व्यवस्था जो थी 2 टाइप की थी। कौन कौन सा बच्चे? एक तो था धर्मस्थली, धर्मस्थली, ठीक है। देखिए धर्मस्थली में ना जमीन जायदाद धन दौलत इनसे संबंधित मामलों को सुनवाई होता था। धर्मस्थली में किस प्रकार के मामलों को? तो जमीन विवाद हो गया, धन की विवाद हो गई, संपत्ति की विवाद हो गई, इनकी सबकी सुनवाई कहाँ होती थी बच्चे? धर्मस्थली में, ठीक है, धर्मस्थली। तो आज भी देखिएगा कि जमीन जायदाद जितने भी इससे रिलेटेड मुकदमे होते हैं उसमें किसके तहत आते हैं बच्चे? दीवानी के तहत, ठीक है। तो इसमें धर्मस्थली में धन दौलत संपत्ति के मामले की सुनवाई होती थी, ठीक है, जमीन जायदाद, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? दीवानी भी बोलते हैं, दीवानी मुकदमा, ठीक है। तो दीवानी मुकदमा की सुनवाई कहाँ होती थी बच्चे? धर्मस्थली में, ठीक है। दूसरा बच्चे इसमें क्या था? कंठक शोध, कंठक शोध। देखिए कंठक शोध में बच्चे हत्या, लड़ाई झगड़ा, मारपीट इन सब की सुनवाई किस में होती थी? कंठक शोध में। सबकी सुनवाई बच्चे किसमें? कंठक शोध में, ठीक है। आज भी देखिएगा ये जो मुकदमे होते हैं उसको क्या फौजदारी बोला जाता है, फौजदारी के अंतर्गत, ठीक है। फौजदारी मुकदमे में किसकी सुनवाई बच्चे? मारपीट, हत्या, हत्या की कोशिश, इन सब की सुनवाई कंठक शोध में होती थी, ठीक है। तो बताइए मौर्यकालीन के समय, मौर्य काल में न्यायिक व्यवस्था कितने टाइप की थी बच्चे? 2 टाइप की, ठीक है। कौन कौन सा? धर्मस्थली एंड कंठक शोध, ठीक है। धर्मस्थली में कौन से मामले सुने जाते हैं? बहुत बढ़िया, जमीन जायदाद धन संपत्ति से रिलेटेड मामले धर्मस्थली में सुने जाते हैं, ठीक है। कंठक शोध में मारपीट, हत्या, हत्या की कोशिश, इन सब की सुनवाई कंठक शोध में होती थी, ठीक है बच्चे, समझ में आया? अब देखते हैं बच्चे मौर्य काल की गुप्तचर व्यवस्था, ठीक है। मौर्य काल की गुप्तचर व्यवस्था। देखिए बच्चे मौर्य काल में ना बच्चे गुप्तचर को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। आप देखेंगे तो जो हमारे अजातशत्रु था, अजातशत्रु ने बच्चे वैशाली को जीतने के लिए अपने बेहतरीन गुप्तचर किसको भेजा था? वर्षकार को भेजा था। और वर्षकार ने क्या है, बहुत ही भली बात वैशाली में जाके रहने लगा साधु का वेश पकड़ के, और वहां की जितनी भी कमजोर कड़ियां थी बच्चे उसको क्या है मार के करते गए और अजातशत्रु को रिपोर्ट करते गया, ठीक है। वर्षकार के कहने पे ही बच्चे, वर्षकार ने ही बोला था, उसी के हिसाब से क्या है अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया था और वहां पे नए हथियारों का प्रयोग किया था। नया हथियार का नाम क्या था बच्चे? महाशिला कंटक, ठीक है। उन हथियारों का प्रयोग करके वैशाली को जीत गया था। तो कहने का मतलब है आप इससे आप पता लगा सकते हैं कि मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था बहुत ही शानदार थी। गुप्तचर के बल पर वैशाली को जीत लिया गया था, ठीक है, समझ आया? देखिए मौर्य काल में गुप्तचर को क्या बोला जाता था बच्चे? गूढ़ पुरुष। क्या बोला जाता था? गूढ़ पुरुष। गुण का मतलब क्या होता है बच्चे? ज्ञानी, जिसके पास तमाम सारे बहुत सारे गुण हो उसको क्या बोलते हैं? गुण पुरुष, ठीक है। तो मौर्य काल में गुप्तचर को क्या बोलते थे? गुण पुरुष, ठीक है। वैसे जासूस भी बोला जाता है बट मौर्य काल में गुण बोला जाता था, गुण पुरुष। मौर्य काल में जासूस 2 तरीके से होता था। कौन कौन से बच्चे? एक जो घूम घूम के जासूसी करते हैं, मतलब मौर्य काल में बच्चे सरकारी जमीन को क्या बोलते थे? सीता। सरकारी जमीन को क्या बोलते थे बच्चे? सीता। और इस जमीन की देख रेख करने वालों को क्या बोलते थे बच्चे? सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष, ठीक है। सरकारी जमीन को क्या बोलते हैं बच्चे? सीता। और इसकी देख रेख करने वालों को क्या बोलते थे? सीताध्यक्ष, ठीक है। तो बताइए कृषि विभाग का अध्यक्ष कौन होगा? कृषि विभाग, कृषि डिपार्टमेंट का अध्यक्ष यहाँ पे कौन होगा? फिर देखिए जमीन की देख रेख करने वालों क्या बोलते थे? सीताध्यक्ष। तो जाहिर सी बात है कृषि का होता है, जमीन को होता है, तो कृषि विभाग के अध्यक्ष को क्या बोलेंगे बच्चे? सीताध्यक्ष, ठीक है, सीताध्यक्ष। आगे बताइए मौर्य काल में बच्चे कृषि विभाग जो था, कृषि जो था वो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था कि नहीं था? ऑफकोर्स था, ठीक है। तो यहां से जो टैक्स वसूला जाएगा वो क्या डायरेक्ट राजा थोड़ी वसूलेगा, वो कौन वसूलेगा? टैक्स कलेक्टर, ठीक है। उसको हम क्या बोलते थे बच्चे? जो टैक्स कलेक्ट करता था बच्चे उसको क्या बोलते हैं? समाहर्ता, समाहर्ता, ठीक है। कृषि वगैरह से जो भी टैक्स आता था उसको, जो टैक्स को जो कलेक्ट करता था उसको हम क्या बोलते थे बच्चे? वो समाहर्ता बोला जाता था उसको, ठीक है। अभी बताइए ये जो टैक्स कलेक्ट किया है समाहर्ता ने, ये क्या अपने पास रख लेगा? नहीं रखेगा, ये किसी न किसी को ले जाके देगा, ठीक है। मतलब ये किसको देगा बच्चे? कोषाध्यक्ष को देगा। किसको देगा? कोषाध्यक्ष को। तो कोषाध्यक्ष को क्या बोलते थे बच्चे इस टाइम पे? सन्निधाता। क्या बोलते थे बच्चे? सन्निधाता, ठीक है। कोषाध्यक्ष को क्या बोलते थे बच्चे? सन्निधाता। समझ में आया? देखिए मौर्य काल में बच्चे जंगल विभाग
जो देखता था, जंगल विभाग, जंगल विभाग जिसके अंदर में आता था उसको हम क्या बोलते थे बच्चे? आंटी। क्या बोलते थे? आंटविक। ठीक है, जंगल विभाग जो देखता था उसको क्या बोलते थे बच्चे? आंटविक। ठीक है, खनन विभाग जो देखता था, खनन, उसको क्या बोलते थे बच्चे? खनन विभाग के देख रेख करने वालों को क्या बोलते थे बच्चे? बताइए। बहुत बढ़िया, आकाराध्यक्ष। क्या बोलते थे बच्चे? आकाराध्यक्ष। ठीक है, और क्या था बच्चे इसमें बताइए? बहुत बढ़िया, जो मुद्रा विभाग देखता था, मुद्रा विभाग, उसको हम क्या बोलते थे बच्चे? लक्ष्मण अध्यक्ष। ठीक है, मुद्रा विभाग वाले क्या बोलते थे? लक्ष्मण अध्यक्ष। ठीक है, लक्ष्मण अध्यक्ष। चलिए, इससे बच्चे सीधा सीधा एक एक क्वेश्चन पूछ लेता है, बिल्कुल एक लाइन वाले क्वेश्चन में बिल्कुल पूछ लेगा कि कृषि विभाग, मौर्य काल में कृषि विभाग जो देखता था उसको क्या बोलते थे? तो शिष्टाध्यक्ष। इस कृषि से मिलने वाले टैक्स को कलेक्ट कौन करता था? उसको क्या बोलते थे? तो उसको बोलते थे समाहर्ता। ठीक है, अब ये जो टैक्स कलेक्टर है, पैसा इकट्ठा करके अपने पास तो रख नहीं लेगा, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास जमा करता था। तो जिसके पास जमा करता था उसको क्या बोलते थे? कोषाध्यक्ष। मौर्य काल में कोषाध्यक्ष क्या बोला जाता था? सन्निधाता। क्या बोलते थे? सन्निधाता। ठीक है, जंगल विभाग जो देखता था उसको क्या बोलते थे बच्चे? आंतरिक। ठीक है, खनन विभाग जो देखता था उसको क्या बोलते थे? अकाराध्यक्ष। मुद्रा डिपार्टमेंट जो देखता था उसको क्या बोलते थे बच्चे? लक्ष्मण अध्यक्ष। क्या बोलते थे? लक्ष्मण अध्यक्ष। ठीक है, इसमें कोई ट्रिक की बात नहीं है, बस एक एक लाइन के क्वेश्चन इसको याद रखना है। समझ में आया? अब देखते हैं बच्चे मौर्य काल में प्रशासनिक व्यवस्थाएं। मौर्य काल में बच्चे क्या देखते हैं? प्रशासनिक व्यवस्थाएं। प्रशासनिक व्यवस्था क्या होता है बच्चे? देखिए, आपने हायरार्की सुना है? नहीं, समझ में नहीं आएगा। पद सोपान, ओके, दोनों नहीं समझ में आया होगा आपको। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, जब भी आपको दिक्कत होती है आप कहाँ जाते हैं? थाने जाएंगे, नियरेस्ट थाना जो होगा वहां जाएंगे। ठीक है, वहां आप डीएम से मिलेंगे, एसडीएम से मिलेंगे, सीओ से मिलेंगे, एसपी से मिलेंगे, एसएसपी से मिलेंगे। ठीक है, जहां भी आपका दिक्कत का समाधान हो जाए वहां तक आप जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो सेम उस टाइम पे मौर्य काल में जो बच्चे प्रशासनिक व्यवस्था होता था, इसमें सबसे ऊपर कौन होता था बच्चे? राजा होता था। सबसे ऊपर कौन सा होता था बच्चे? राजा। ठीक है, राजा था बच्चे, उस ओवरऑल नियंत्रण करता था, ओवरऑल देखता था। जैसे आज के डेट में देखिए, प्रधानमंत्री क्या है? ओवरऑल पूरे भारत देश को देख रहा है। उसी तरह मौर्य काल में बच्चे जो राजा होता था वो सर्वासरी होता था, ये सब कुछ देखता था। ठीक है, राजा के नीचे कौन सा होता था बच्चे? युवराज। युवराज, युवराज क्या बोले तो राजा के ही उत्तराधिकारी जो होते थे वो युवराज हो गए। ठीक है, जिससे बिंदुसार के दो युवराज थे, कौन से थे? सुशील एंड अशोक, सुशील एंड अशोक। ठीक है, युवराज के नीचे बच्चे क्या होता है बताइए? देखिए, प्रधानमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री के बाद उनके सलाहकार हो गए, उत्तराधिकारी हो गए, उस टाइप हो गए। उसके बाद से क्या हो गया बच्चे? अब प्रधानमंत्री है तो पूरा स्टेट को थोड़ी देख रहे हैं, ओवरऑल प्रधानमंत्री हैं, बट स्टेट को देखने के लिए भी मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है, तो इस टाइम पे बच्चे मौर्य काल में स्टेटों को देखने के लिए, उस समय स्टेट को राज्य क्या बोलते हैं? प्रांत बोलते थे। तो प्रांत को देखने के लिए क्या बनाया गया था बच्चे? प्रांतपति। प्रांतपति। ठीक है, प्रांत के देख के लिए क्या बनाया गया बच्चे? प्रांतपति। ठीक है, और आज के डेट में प्रांतों को देख रेख के किसको बनाया गया बच्चे? मुख्यमंत्री को। किसको बनाया गया? मुख्यमंत्री। तो उस टाइम पे क्या था? प्रांतों के देख रेख के लिए बच्चे प्रांतपति बनाया गया था। ठीक है, समझ में? देखिए, मौर्य काल में बच्चे कितने प्रांत थे टोटल? 4। मौर्य काल में कितने थे? 4। बाद में अशोक ने कलिंग को जीत लिया था, तो प्रांतों की संख्या कितनी हो गई थी? 5 हो गई थी। मौर्य काल में कितने थे बच्चे? पहले 4 थी, बाद में क्या हुआ था बच्चे? अशोक ने कलिंग को जीत लिया था। अशोक ने क्या किया था? कलिंग को जीता था, और बाद में प्रांतों की संख्या कितनी हो गई थी? 5 हो गई थी। ठीक है, अभी देखिए, ये हो गया स्टेट की देखरेख वाला को कौन बनाया गया? प्रांतपति। जिला की देखरेख के लिए, जिला की देखरेख के लिए किसको बनाया गया बताइए भाई? स्टेट के बाद जिला आता है, जिला में कौन बैठता है आज के डेट में? डीएम। उस टाइम में जिला की देखरेख कौन करता था? बीसपति। बहुत बढ़िया, बीसपति। ठीक है, जिला की देखरेख कौन करता था बच्चे? बीसपति। ठीक है, अभी के डेट में देखिए, जो अपना विधायक होता है, कौन होता है? विधायक। विधायक के अंदर में 8-10 गांव होते हैं। उस टाइम पे विधायक नहीं होता था, उस टाइम पे क्या होता था बच्चे? गोप होता था। गोप, ये जो गोप होता था बच्चे, ये 10 गांव का मालिक होता था।
10 गांव का मालिक होता था। ठीक है, समझ में आया। जिला के देख रहे कौन करता था बच्चे, बीसपति। उसके बाद से आज के डेट में जो विधायक का काम करते हैं, उस टाइम पे क्या करता था, गोप करता था। गोप क्या होता था, 10 ग्राम का मालिक होता था। ठीक है, उसके बाद से गांव लेवल पर आज के डेट में क्या होता है, मुखिया होता है, जो गांव के प्रॉब्लम को सुनता है, देखता है, उसका निवारण करता है। उस टाइम पे मुखिया क्या बोला जाता था, ग्रामीण। मुखिया क्या बोलते थे, ग्रामीण। ये मुखिया होता था, जिसको हम क्या बोलते थे बच्चे, ग्रामीण बोलते थे। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो गई यहाँ पे, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्रामीण। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई यहाँ लिख देते हैं, छोटी इकाई ग्रामीण हो गई, और बड़ी इकाई कौन सी हो जाएगी, राजा। बड़ी क्या हो जाएगी बच्चे, राजा। ठीक है, समझ में आया। राजा जो होता था बच्चे, प्रशासन, मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था में राजा जो सबसे ऊपर होता था, उसके नीचे युवराज होता था। युवराज के नीचे बच्चे कौन आते थे, प्रांतपति, जो कि प्रांतों की रक्षा करते थे, प्रांतों की देखरेख करते थे। ठीक है, स्टेट के नीचे जिला, जिला वाले को क्या बोलते थे, बीसपति। बीसपति का होता था जिले में कोई भी दिक्कत हो उसकी सुनवाई करना। ठीक है, उसके बाद से होता था गोप। गोप क्या होता था, 10 ग्राम का मालिक होता था, 10 ग्राम का मालिक। उसके बाद से ग्रामीण। ग्रामीण को क्या बोलता है, मुखिया बोलते थे। ठीक है, तो प्रशासन की छोटी इकाई इस टाइम पे कौन सी थी, ग्रामीण थी। ठीक है, और बड़ी इकाई क्या थी बच्चे, राजा। समझ में आया। अब मौर्य काल के बच्चे प्रांतों के बारे में देख लेते हैं। मौर्य काल में टोटल कितने प्रांत है बच्चे, 5 प्रांत। तो हम 5 प्रांतों को देख लेते हैं और उनके राजधानी को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए नक्शे से समझते हैं। देखिए ये वाला जो उत्तर वाला जो एरिया था बच्चे, उत्तर में कहां तक मुगल साम्राज्य फैला था बच्चे, अफगानिस्तान तक। कहां तक, अफगानिस्तान तक। तो इसको हम क्या बोलते थे, उत्तरापथ। उत्तरापथ। ठीक है, उत्तर वाले एरिया को उत्तरापथ बोलते थे। पूरब साइड वाला ये वाला जो एरिया था, इसको क्या बोलते थे, पूर्वापथ। पूर्वापथ, पूर्वापथ बोलिए या इसको प्राचीन बोलिए। ठीक है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, मौर्य काल में प्रांतों की संख्या कितनी थी बच्चे, स्टार्टिंग में 4 थी। स्टार्टिंग में कितने थे बच्चे, 4। बाद में अशोक ने कलिंग को जीत लिया था, जिससे प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी। ठीक है, तो अशोक ने किसको जीता था बच्चे, कलिंग को। तो ये क्या हो गया, कलिंग हो गया। ठीक है, पहला प्रांत उत्तरापथ। उत्तरापथ में पूरा अफगानिस्तान तक आ जाता था। ठीक है, पूर्वापथ, पूर्वापथ को हम क्या, प्राची भी बोलते हैं। पूर्वापथ को प्राची भी। ठीक है, और ये वाला एरिया जो बच्चे यहाँ पे अवंती। ठीक है, अवंती। और ये वाला जो एरिया था ये दक्षिणापथ। दक्षिणापथ। ठीक है, तो पूरा जो मगध साम्राज्य था वो 5 प्रांतों में बचा हुआ था। 5 प्रांतों में बटा हुआ था। कौन कौन से बच्चे, उत्तरापथ, पूर्वापथ, कलिंग, दक्षिणापथ एंड अवंती। ये 5 प्रांतों में बटा हुआ था। ठीक है, तो हम एक एक करके राजधानी देख लेते हैं बच्चे। ठीक है, सबसे पहले पूर्व से देखते हैं। तो पूर्वापथ को क्या बोलता है, प्राची। तो प्राची की राजधानी कहाँ रखी गई थी बच्चे, ये वाले जो प्राची वाले पूरब में क्या, किसको रखा गया था, पाटलिपुत्रा को, जिसको प्रेजेंट टाइम में हम पटना के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्राची की राजधानी क्या है, इसको राजधानी लिख देते हैं, ये प्रांत। ठीक है, प्राची की राजधानी कौन सी होगी बच्चे, पाटलिपुत्रा। उसके बाद से कौन सा आता बच्चे, कालिंग। कालिंग की राजधानी बताइए, तोसली। कालिंग की राजधानी कहां थी बच्चे, तोसली। ठीक है, उसके बाद से कौन सा था बच्चे, उत्तरापथ। उत्तरापथ की राजधानी कहां थी बच्चे, तक्षशिला। तक्षशिला, तक्षशिला आज के डेट में कहां पे है बच्चे, पाकिस्तान में। ठीक है, उसके बाद से बच्चे अवंती। अवंती की राजधानी कहां थी बच्चे बताइए, अवंती की राजधानी एमपी के पास जो उज्जैन था, उस टाइम इसको क्या बोलते थे, उज्जैनी। अवंती की राजधानी बच्चे उज्जैनी। ठीक है, उसके बाद से आता है दक्षिणापथ। दक्षिणापथ, दक्षिणापथ की राजधानी कहां थी बच्चे, स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी। ठीक है, समझ में आ गया। मौर्य काल में प्रांतों की संख्या कितनी थी बच्चे, 5 थी। कितनी, 5। पांचों की राजधानी, प्राची की राजधानी पाटलिपुत्रा को, कलिंग की राजधानी तोसली होता था, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, अवंती जो था उसकी राजधानी उज्जैनी एंड दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी। ठीक है, कभी कदार पूछ देता है, इसलिए आपको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, समझ में। देखिए बच्चे, अशोक के बाद ना कोई भी महान शासक मौर्य वंश में आया नहीं था। ठीक है, मौर्य वंश में अशोक के बाद कोई बेहतरीन शासक नहीं हुआ। धीरे धीरे मौर्य प्रशासन, मौर्य शासन का बिखराव स्टार्ट हो गया था। ठीक है, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बच्चे, बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था। ठीक है, बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। किसने कर दी थी बच्चे, पुष्यमित्र शुंग ने। और बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, मौर्य वंश की जगह किसकी स्थापना कर दी, शुंग वंश की। मौर्य वंश की जगह किसकी स्थापना कर दी, शुंग वंश की। ठीक है, क्वेश्चन पूछता बच्चे कि मौर्य वंश के पतन का कारण क्या था।
तो इसमें कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि जो सम्राट अशोक के बाद कोई भी एक अच्छा नेतृत्व तो नहीं मिला था मगध को, ठीक है, कोई भी अच्छा शासक नहीं उभर के सामने आया। अशोक ने क्या है अपने हथियार छोड़ दिए थे, अशोक ने क्या हथियार छोड़ के बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और ठीक है, तीसरा क्या था, जो मगध का उस टाइम पे जो शासक लोग आए थे, भ्रष्टाचार बढ़ गया था बहुत सारा, ठीक है, सारे कोष खाली हो गए थे, खजाने में धन नहीं बचा था। तो इस तरह से क्या बच्चे, मगध साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और मगध वंश का जो अंतिम शासक, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था बच्चे, बृहद्रथ, उसकी हत्या किसने कर दी, उसकी सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। और फिर मौर्य वंश का पतन हो गया था। मौर्य वंश के बाद कौन सा स्टार्ट हो गया, शुंग वंश, ठीक है। शुंग वंश को हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।